नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी आप अपने निवेश के पोर्टफोलियो को बनाने की ओर प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले जो आपके मन में सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको कौन से और कितने फंड में निवेश करना है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कोई फंड या तो पसंद आता है या फिर किसी की देखा देखी में या कहीं पर सुना होगा या फिर क्योंकि नया फंड मार्केट में आया है आप अपने पोर्टफोलियो में फंड पे फंड ऐड करते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, फंड की एक लंबी लिस्ट हो जाती है और आपके लिए उसको मैनेज करना हो जाता है मुश्किल। तो ऐसे ही किसी सिचुएशन से निपटने का तरीका क्या है, फंड की भीड़ अपने पोर्टफोलियो से आप कैसे हटाएं और कौन सा फंड कैटेगरी में चुनना है और कितने फंड कैटेगरी में रखने हैं, इसको आप कैसे डिसाइड करें, इसी पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करा दें। कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर से हमारे साथ है। कल्पेश, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत इनफैक्ट ढेरों सवाल हमारे पास आते हैं और उसमें एक बात जरूर कॉमन हमें देखने को मिलती है, जो भी निवेशक निवेश करते हैं उनके पास फंड्स की एक लंबी फहरिस्त होती है और फिर वो पूछते हैं कि बताइए हमारे फंड कैसे हैं। शायद वो ये प्लानिंग करने से पहले या तो शायद फाइनेंशियल सलाहकार की मदद ना लेते हो या फिर उन्हें लगता हो कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसलिए ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है कि एक क्लीन एंड क्लियर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब हम एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि निवेशक जाने अनजाने में बहुत सारे जो फंड्स हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले जाते हैं? देखिए स्वाति, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा इश्यू है जो आज हम बात करने वाले हैं। और जैसे हमारी प्रैक्टिस में होता है एज फाइनेंशियल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स कि हमारे पास जब एक क्लाइंट या कोई भी एक प्रोस्पेक्ट होता है, वो एक लिस्ट लेके आता है कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, और जब वो अपनी पोर्टफोलियो या अपनी लिस्ट हमें दिखाता है तो हमें पता चलता है कि उसके पास ना करके एक बहुत सी, जैसे आपने बहुत एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, फंड की भीड़ होती है उसके पोर्टफोलियो में। और वो फंड की भीड़ इतनी हो जाती है कि उसके फ़ायदे तो ज़रूर हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसके जो एक बुरे एक इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बेसिक चीज़ सबसे पहले समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि इन्वेस्टर्स या निवेशक ये पहले समझें कि म्यूचुअल फंड्स का जो बेसिस है वो ही विविधता है, वो ही डाइवर्सिफिकेशन है। यानी कि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे अगर हम एक म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो हमें तकरीबन 50 या 60 कंपनियों में स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल ही जाता है। तो वो एक बेस, एक फंडामेंटल समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड से हमें डाइवर्सिफिकेशन इन स्टॉक्स हो जाता है। अब यहाँ पे आप जैसे बता रहे हो कि लोग अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स के ऊपर स्कीम्स जोड़ते हैं, तो मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर हम कहते हैं कि स्टॉक्स में 5000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन सारे अगर म्यूचुअल फंड्स उसको एक्सपोजर नहीं लेता और हमें सिर्फ 400 या 500 स्टॉक्स में अक्रॉस द मार्केट कैप भी एक्सपोजर लेना है, तो अलग अलग उसकी कैटेगरीज होती है। तो मान लीजिए लार्ज हो गए, स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए या फ्लेक्सी कैप हो गए। तो वो इक्विटी फंड्स में एक कैटेगरी में मान लीजिए 4 या 5 फंड में यू विल हैव द डाइवर्सिफिकेशन, वो तो तय है। लेकिन बहुत सारे अब मानसिक कारण हो जाते हैं, तो वो मानसिक कारणों को मैं बताना चाहता हूं किस वजह से लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में एक पूरी भीड़, एक जंगल बना देते हैं म्यूचुअल फंड्स का। तो सबसे पहला कारण जो होता है कि लोगों के मन में होता है कि लार्जर द बेटर, कि ज़्यादा है मेरे पास तो बेहतर है, मेरे रिटर्न्स उससे सुधरेंगे। ये एक भ्रम है, ये एक मिथ है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स को आपका एक्सपोजर मिल जाता है। बाकी तो सारे एएमसीज के पास वही कैटेगरी में जो सेबी नियमित है आपको एक्सपोजर मिलता ही रहेगा। ये नहीं कहता कि अलग अलग फंड्स नहीं होने चाहिए, उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए।
लेकिन लार्जर द बेटर की जो मैंने बात की वो एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है कि वही चीज आपके पोर्टफोलियो में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 3 बड़े लार्ज कैप आपने ले लिए या 5 बड़े लार्ज कैप स्कीम्स ले लिए, और आपका जो ब्लू चिप का जो पोर्टफोलियो है उसी सारे स्टॉक्स में आपको हर पोर्टफोलियो में नजर आएगा, उसका कोई एक कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होगा उसका, और आपका पेपर वर्क बढ़ जाता है, आपको मॉनिटरिंग बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं जाके जितने सारे फंड्स हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स भी आपको थोड़े डाइल्यूटेड लगेंगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो लार्जर दो बेटर का जो एक मिथ है कि ज्यादा है तो अच्छा है, वो आई थिंक भूल जाना चाहिए। आप एक सीमित पोर्टफोलियो रख के भी आप अपना लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने बताया कि ये हटाना जरूरी है। बिल्कुल कल्पेश, आपने कहा कि एक सीमित पोर्टफोलियो रखते हुए भी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, मतलब सीमित फंड रखते भी। अब वो सीमित की डेफिनेशन क्या है ये समझना जरूरी है आपसे। यकीन मानिए कुछ सवाल हमारे पास आते हैं दर्शकों के, और जो निवेशक कई हमें देख भी रहे होंगे। आई एम श्योर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखें तो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आपने शायद 10 या 11 या 12 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हों, और ऐसा होता भी है। अब जो दर्शक चाह रहे हैं कि उनको एक क्लियर करना है अपना पोर्टफोलियो, और जो फंड नहीं चाहिए या जो फंड नहीं रखना चाहिए उनको हटाना चाहिए, तो उसका एक बेसिक रूल क्या हो। सिंपल सवाल यह है कि क्लीन पोर्टफोलियो बने कैसे, कौन सी कैटेगरी के कितने फंड होने चाहिए, बेसिक एक पोर्टफोलियो में फंड होने कितने चाहिए, और किस किस कैटेगरी के कौन से फंड्स। देखिए, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और म्यूचुअल फंड को एक माध्यम समझते हैं, एक मीडियम समझते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि हमें अपने जो एक वित्तीय लक्ष्य हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको हासिल करना है। जब वो क्लैरिटी हमारे पास आ जाती है तो अपने आप ही हमारा पोर्टफोलियो का एक ढांचा बन जाता है, एक स्वरूप सामने आता है। तो उसके लिए जब हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में इसका विभाजन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स का हमने इसमें विभाजन किया तो अपने आप उसमें हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, हमें अपने छोटे बच्चों के लिए आगे जाके हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, तो या एक घर लेना है हमें 10 साल के बाद, तो हर एक गोल के लिए हम सीमित तौर पे एक फंड्स का एक सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसमें मान लीजिए कि रिटायरमेंट के लिए हमने एक लार्ज कैप फंड चुना और एक स्मॉल कैप फंड चुना, उसके बाद हमने बच्चों की प्लानिंग के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड चुना। तो आपका भी एक फोकस रहेगा कि मान लीजिए XYZ फ्लेक्सी कैप फंड है, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आपका भी फोकस उसी पे रहेगा और वो अपना काम करते रहेगा। ये नहीं कहता कि उसको रिव्यू या मॉनिटर नहीं करना है, वो जरूर करना है, लेकिन वो काम जो है अगर आप नहीं कर सकते तो आपका एडवाइजर आपको सलाह देगा। तो यहाँ पे जो सीमित फंड्स है वो अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ टैग करना बहुत जरूरी है, और वहां से डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है कि आगे चल के हम अपना जो एक मानसिक बैलेंस है वो अलग अलग लालच में आके नए फंड्स उसको ऐड ना करें। नए फंड्स में भी क्या होता है कि आप मान लीजिए फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है, किसी ने आपको बता दिया कि आप एक ये फंड ले लो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कोई अच्छा फंड या बुरा फंड नहीं रहता, आपको आपके गोल्स के लिए कौन सा एक कैटेगरी का फंड्स आपको वहां तक पहुंचा सकता है, आपको उसका चुनाव करना है और उसी के साथ बने रहना है। उसके बाद अगर आपके शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, मान लीजिए 2 या 3 साल के अंदर के जो गोल्स हैं, तो उसके लिए एक जाहिर सी बात है इक्विटी इज नॉट द असेट। इक्विटी का चुनाव आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसकी जो एक उतार चढ़ाव है या वॉलेटिलिटी है वो काफी होती है। तो आपको जाहिर सी बात है डेट फंड का चुनाव करना है। तो डेट फंड्स में भी आज की तारीख में बहुत सारे डेट फंड्स हैं, और डेट फंड का चुनाव यकीन मानिए बहुत एक डिफिकल्ट चुनाव होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो डेट फंड में भी आपको कौन सा डेट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग या PSU फंड का चुनाव करके आपको शॉर्ट टर्म गोल्स हासिल करने हैं, वो करना है। और लास्ट में आता है अगर आपको टैक्स सेवर है, तो टैक्स सेवर में भी एक पूरी एक लिस्ट है, सब AMCs के पास आपको चुनाव हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ एक ELSS फंड जो आपका उस साल का टैक्स सेव करने के लिए आप उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, और वही टैक्स फंड में आप बने रहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो एक इक्विटी फंड ही है जो 3 साल के बाद आपको एक लिक्विडिटी का ऑप्शन देता है, लेकिन आप उसमें बने रह सकते हैं आपके गोल्स अचीव करने के लिए।
ओके, तो आप कह रहे हैं कल्पेश, कुल मिलाकर आपके इस पूरे बात का मैं अगर जिस निकालूं तो किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 8 स्कीम से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये आपका पूरा पर्पस सॉल्व करता है, जिसमें कल्पेश बता रहे हैं और आप देख पा रहे हैं इक्विटी फंड में अगर सबसे पहले बोलें तो इक्विटी में आप लार्ज कैप तो रखें ही रखें, एक इंडेक्स फंड रख सकते हैं जैसा कल्पेश बता रहे हैं, 2 फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं जिसमें ऑफ कोर्स स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल सकता है। और फ्लेक्सी कैप में भी जैसा कल्पेश ने जिक्र किया कि जो घरेलू बाजार है और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर दोनों होना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, स्मॉल कैप और मिड कैप ये बेसिकली ज़रूरत और गोल के हिसाब से आपको इसका एलोकेशन करने की ज़रूरत है। एंड डेट फंड में जैसा कल्पेश ने बताया कि 2 से 3 डेट फंड सही है, जिसमें इमरजेंसी पर्पस के लिए लिक्विड फंड हो गया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो गया या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। और बैंकिंग इन पीएसयू एक ऐसा फंड है, स्पेस है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं अपने छोटे अवधि के लक्ष्यों के लिए। और इसमें आप कह रहे हैं कि टैक्स सेवर के लिए ईएलएसएस एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं एटीसी के जरिए, और साथ ही साथ आप अपने लगभग 3 से 5 साल या 5 से 7 साल तक के गोल भी कर सकते हैं पूरे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है कल्पेश, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। जब भी हम एक फंड का चुनाव करने जाते हैं निवेशक, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। रिटर्न उसमें एक बहुत बड़ा पैमाना है, रिटर्न को कंपेयर किया जाता है अपने पीयर ग्रुप से कि एक कैटेगरी का फंड है उसका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू पिछले 3, 5 या 10 साल का कंपैरिजन में वो फंड का कंपैरिजन कैसा रहा है। तो ये एक बहुत ही बेसिक और ब्रॉडर कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, एक और आजकल निकल गया कि कौन से फंड की रेटिंग बहुत अच्छी है। कई ऐसी एजेंसीज हैं जो कि स्टार रेटिंग देती हैं फंड्स को, और उस बेसिस पर बहुत ही आसानी से जो निवेशक हैं वो देखते हैं अच्छा इस फंड की रेटिंग अच्छी है तो क्यों ना इसमें निवेश कर लिया जाए। स्टार रेटिंग एक सही पैमाना है एक किसी फंड के चुनाव का, क्योंकि उसके बेसिस पे लोग बहुत सारे फंड्स चूज कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं ये कहूँगा कि ये आसान तरीका है एक इन्वेस्टर के लिए जिसको पूरी रिसर्च या नॉलेज नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम मूवीज़ की रेटिंग देखते हैं, फूड की रेटिंग देखते हैं, तो हमारा एक झुकाव जो है वो ज़्यादा स्टार्स पे चले जाता है। लेकिन यहाँ पे वो एक पैरामीटर जो है वो पूरा स्टार रेटिंग से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया स्वाति, कि इसमें रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, ये एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जो स्टार रेटिंग्स है उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाए, इसमें भी एक तत्व होता है, लेकिन ये पूरा एक पैरामीटर नहीं बन सकता जिसके ऊपर से आप सिर्फ कह सकते हैं कि आज मैं सारे जो मेरे फंड में पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं वो सारी 5 स्टार रेटिंग्स वाली हैं। वो गलत है, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड देखें कि पिछले 3, 5 या 10 साल में कोई भी स्टार रेटेड फंड आप देखें कि 1 साल से ज़्यादा 5 स्टार या 4 स्टार या 3 स्टार रेटिंग पे बना नहीं रहता है, उसका एक सर्कुलर मूवमेंट होते ही रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखने जाए तो अगर आप हर 6 महीने पे अपना पोर्टफोलियो बदलेंगे कि अभी 6 महीने पहले 5 स्टार में ये था और अभी आज ये है 5 स्टार पे, तो उस हिसाब से तो आप ये पूरी म्यूचुअल फंड्स की भीड़ ही लगा देंगे बिना कोई मतलब के, और जो आपका मेन पोर्टफोलियो है उसको आप डाइल्यूट करते जाओगे। तो स्टार रेटिंग सिर्फ एक इंडिकेशन है, लेकिन एक पूरा निर्णय लेने का इससे आप डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि स्टार रेटिंग्स के पीछे कौन सी एजेंसीज है वो भी आपको देखना है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टार रेटिंग्स के हिसाब से आप ये एक चुनाव ना करें तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर रहेगा। और जो मैंने स्कीम्स की जो सिलेक्शन की बात की कि आपकी जो स्कीम की सिलेक्शन है, स्वाति बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया कि 6 से 8 स्कीम में आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और म्यूचुअल फंड के जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनका तो काम है स्टार देना, या एएमसीज का काम है स्टार रेटिंग्स के हिसाब से अपने फंड्स को बेचना, लेकिन वहाँ पे हमारा एक बैलेंस या हमारा एक डिसीजन आता है कि हमें सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को पकड़ के चलना है, और हमारा पोर्टफोलियो 6 से 8 स्कीम तक सीमित रहेगा, मैक्सिमम 1 या 2 स्कीम और। बिल्कुल कल्पेश। इसमें एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कई बार जो निवेशक हैं वो हमसे सवाल भी पूछते हैं, और वो उनके सवाल से ये हमें मालूम पड़ता है कि माने कोई पर्टिकुलर एएमसी किसी निवेशक को पसंद है, और
क्योंकि वो एएमसी उनको पसंद है, वो उसी एएमसी के बहुत सारे फंड में निवेश कर लेते हैं। एक किसी एएमसी का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, पर जनरली आप सबको मालूम है अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग एएमसी के बहुत सारे फंड्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। तो उससे क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो में एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड हो जाते हैं। या फिर एक और परेशानी होती है, वो ये होती है कि एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड, बहुत लार्ज कैप ड्रिवन या तो पोर्टफोलियो हो गया, या फिर कई जो निवेशक होते हैं उनको लगता है कि थीमेटिक फंड में निवेश करना चाहिए, अभी तो बहुत फायदा हो रहा है तो बहुत सारे थीमेटिक फंड जोड़ लेंगे, या फिर बहुत स्मॉल कैप ड्रिवन पोर्टफोलियो भी हमने देखे हैं निवेशकों के। तो अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी समझ के लिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ऐसे जो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड पोर्टफोलियो होते हैं उनका नुकसान क्या है? बिल्कुल, एक बहुत ही टाइमली क्वेश्चन है ये स्वाति। और पिछले 2 या 3 साल में हमने देखा कि एएमसीज जो हमारी हैं, जो हमारी म्यूचुअल फंड्स संभालती हैं, उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन आज ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट्स है, मार्केट्स बढ़ रही हैं, सबको मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन या कहीं एक गलत चीज़ सामने उठ के आती है। हमने देखा, जैसे आपने बताया, हम फंड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब निवेशकों को पता है कि 2 साल पहले एक डेट स्कीम्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और फिलहाल 15 दिन से और कोई मूवमेंट्स चल रही हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या सबक लेना है कि एक बायस होता है, हमारे मन में एक झुकाव रहता है कि मान लीजिए हमें एक फंड पसंद है या एक स्कीम पसंद है या एक एएमसी पसंद है, तो हम सारी जो अपना एक इन्वेस्टमेंट है उसी में ना डाल दें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आज के तौर पे म्यूचुअल फंड्स तो हमको ऑटोमेटिकली दे ही देता है, लेकिन हमारी जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है एएमसी के सोच के हिसाब से भी, क्योंकि बहुत सारी एएमसीज हैं वो अलग अलग अपना एक पैटर्न लेके चलती हैं। काफ़ी एएमसीज डेट फंड्स में माहिर होती हैं, काफ़ी एएमसीज पैसिव फंड्स में अपना झुकाव रखती हैं, काफ़ी एएमसीज इक्विटी में अच्छा करती है। लेकिन ये चीज़ एक आम निवेशक को पता नहीं चलता है और वो ये समझ के चलता है। दूसरा एक माइंडसेट होता है कि अगर ये एएमसी बैंक चला रही है, ये एएमसी के पास इंश्योरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि उसका म्यूचुअल फंड भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि यही अच्छा हो। और काफ़ी सारी एएमसीज होती हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, उनका ना तो कोई बैंकिंग से लेना देना है, ना तो इंश्योरेंस के साथ लेना देना है, दे आर प्योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो एक सिलेक्शन है एएमसीज का भी, उसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, ताकि आगे चल के कहीं कोई एक्सीडेंट हो तो हमारा पूरा जो निवेश है वो सिर्फ एक एएमसी की और सीमित ना रहे। जी। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी या फिर किसी एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड में निवेश ना कीजिए। डाइवर्सिफाई जितना करेंगे उतना जोखिम कम होगा। पोर्टफोलियो में फंड की भीड़ न बढ़ाएं, तो कैसे बनाएं क्लीन एंड क्लियर पोर्टफोलियो? और आप में से कई निवेशकों की दिक्कत होगी कि फंड पर फंड तो ऐड कर लिया, अब करे तो करे क्या, काटे छाटे कैसे? और तभी आप में से कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं और इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस पर एक डिस्कशन ही कर लिया जाए। हमारे साथ कल्पेश आशर हैं आपकी कई परेशानियों का समाधान करने के लिए। कल्पेश, हमने देखा कि इस साल की शुरुआत में बहुत सारे एनएफओज आए, मतलब न्यू फंड ऑफर आए, और बहुत सारे आगे तो लाइन में भी आते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, लुभावना तो लगता है कि अरे एक नया फंड आ रहा है तो क्यों ना इसमें निवेश कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है, क्या वाकई निवेशक को हर एक एनएफओ में निवेश करना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए? ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। एनएफओ में निवेश करना सही या नहीं, और अगर सही है तो किन किन कंडीशंस में एनएफओ में निवेश करना चाहिए? स्वाति जी, देखिए, एनएफओ की जो एक क्रेज है वो हमने देखा कि जनरली बुल मार्केट्स में ज़्यादा देखी जाती है, जब सबके पास लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और सबका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। तब जाहिर सी बात है कि एएमसीज जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी ज़्यादा एक एनएफओ की भरमार रखते हैं और उनको भी अपना जो एक एयूएम है उनको बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी ऑफरिंग आती है वो नए निवेशकों को या पुराने निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना ज़रूरी है। उसके ऊपर जब एक मार्केटिंग होती है कि एनएफओ 10 रुपये में मिलता है,
तो वो बहुत ही लुभावना एक प्राइस ऑफर होता है। ऐसी कोई बात नहीं, नेट असेट वैल्यू है वो प्रोग्रेसिव है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में जो जैसे जैसे यूनिट्स आपकी जो एनएवी है वो बढ़ती रहती है, वो एक पैरामीटर है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो एक बेट है, मैं कहना चाहता हूं, तो उससे नए निवेशकों को बचना चाहिए, या इनफैक्ट पुराने निवेशकों को ज़्यादा बचना चाहिए। अब एनएफओ में बहुत सारी थीम्स आती हैं। अगर कोई थीम आपको लगे कि आपके पोर्टफोलियो में आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, आपको अपने रिसर्च के हिसाब से या अपने एडवाइजर के रिसर्च के हिसाब से लगे कि ये थीम से या ये एक नए एनएफओ से मेरे पोर्टफोलियो में फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल एक नई सी एक सोच है, तो उस एनएफओ को आप एनएफओ के पीरियड के बाद अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। क्योंकि एनएफओ को अगर हम कहें तो वो भी एक ओपन एंडेड स्कीम हो जाती है। उसका परफॉर्मेंस देखें, उसको ट्रैक करें कि ये क्या कर रहा है, उसका फैक्ट शीट पढ़ें और बाद में उसको निवेश करें। उसका एक पूरा ट्रैक जान के एक साथ आई थिंक एनएफओज जो आते रहते हैं वो बहुत ही मुख्य कारण है कि पोर्टफोलियो में ये भीड़ जम जाती है। और फिर अगर पोर्टफोलियो मान लीजिए कि एक बेयर फेज में आ गया तो वो एनएफओज की जो वैल्यू है वो घट जाती है और वो जो निवेशक है वो उसी एनएफओ को कोसता रहता है कि मैंने क्यों लिया, और ये नहीं सोचता कि मुझे अपने गोल्स हासिल करने के लिए कौन से फंड जोड़ने हैं। तो इवन ट्राइड एंड टेस्टेड जो स्कीम्स हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, आई थिंक मैं तो उसको ज़्यादा एक झुकाव दूंगा या ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करना है, क्योंकि उसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन सारे फंड्स ने एक साइकिल देखी हुई है, 2-3 साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स देखी हुई है, मार्केट की बेयर बुल सब देखा हुआ है। तो एक अलग लाइटर नोट पे कहना चाहता हूं कि एक पुराना फंड भी कभी एनएफओ था। तो ये आप ध्यान रखिए कि पुराना फंड जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, वो साइकिल्स देख चुका होता है। और एनएफओ की जो भरमार अभी तो शायद नहीं आएगी क्योंकि अच्छा फेज नहीं चल रहा है मार्केट्स में, लेकिन जब भी आए तो बहुत ही सोच कर उसको जोड़े, वरना उससे दूर रहे। ओके, तो सोच समझकर न्यू फंड ऑफर में निवेश करना सही है। थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, 3 साल तक या 4 साल तक या 2 साल तक फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जैसा कल्पेश बता रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में किसी पर्टिकुलर थीम को सूट करता है, आपके लक्ष्य को सूट करता है, कोई थीम मिसिंग थी, तो वैसा एनएफओ अगर आ रहा है तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं एनएफओ में। ये सारा जो डिसीजन है वो आप ही का होगा, पर सोच समझकर। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने जो स्कीम्स होते हैं अलग अलग बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। उसमें कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि एक तो बैंक अकाउंट बहुत सारे, फिर स्कीम्स इंटरलिंक्ड अलग अलग बैंक अकाउंट से। जरूरत पड़ने पर अगर रिडीम करना पड़े तो उसमें इंफॉर्मेशन कौन सी कहां पर है ये पता नहीं चल पाती है। इन केस अगर नॉमिनी को पैसा जाना है तो वहां पर भी दिक्कतें पेश आती हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन क्या है? देखिए स्वाति, इसका सोल्यूशन तो बहुत सारा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है वो एक ही है कि एक ही निवेशक ने मान लीजिए 25, 30 या 40 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका प्रॉब्लम वही है कि वो हर एक स्कीम में मान लीजिए अगर उसके पास एडवाइसर नहीं है, वो अच्छी सलाह नहीं लेता और बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करता है, तो उसमें उसको भी कभी कभी याद नहीं रहता कि उसको कौन सी एक बैंक अकाउंट, उसके पास 5-6 बैंक अकाउंट है, तो उसने एक निवेश एक बैंक अकाउंट से कर दिया है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर दिया है, तीसरा वापस एक नए बैंक अकाउंट से कर दिया है। तो उसकी जो बैंक डिटेल्स भी हैं जो वो दे रखा है उसने, तो वो अलग अलग स्कीम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब दिक्कत वहां पर नहीं है, दिक्कत वहां पर है जब वो उसे रिडीम करना चाहता है, या मान लीजिए एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सारी दिक्कत जो है वो उसके नॉमिनी या बेनिफिशियरी को होती है। और अगर बीच में उसने अपनी फैमिली को बताए बिना कोई बैंक अकाउंट बंद कर दिया, या वो इंटरमीडियरी है वो ही बिजनेस में नहीं रहा, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता। और जब रिडेम्पशन का वक्त आता है तो जो सही एक बेनिफिशियरी है उसको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में। और बैंक अकाउंट चेंज करो, नॉमिनी का नाम डालो, इंटरमीडियरी खो गया है उसको ढूंढो और रिडीम करा लो। अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन करो, मतलब क्लैरिटी नहीं है। और जैसे बताया, जैसे कि जो एंड मोटिव है निवेश का वो ही पूरा धुल जाता है। उसके लिए जो मैंने बताया, जो प्रॉब्लम वो बड़ा है कि अगर आप स्कीम्स ही 6 या 8 रखते हो अपने पोर्टफोलियो में,
एक या दो बैंक अकाउंट से लिंक करते हो, आपके नॉमिनी या बेनिफिशियरी क्लैरिटी से उसमें लिखे गए हैं, और अगर आप डायरेक्ट प्लान करते हो तो डायरेक्ट से कर सकते हो, और अगर रेगुलर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको सलाह देता है तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रखे जो जवाबदार हो। अगर आपकी फैमिली को भी पता हो कि वो कौन बंदा है तो एक पूरा साइकिल परफेक्ट हो जाता है। जी कल्पेश, तो कुल मिलाकर देखा जाए क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है जब पोर्टफोलियो की बात आती है। आखिरी सवाल आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद कब लेनी चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है अब हर कोई आत्मनिर्भर हो गया है, हर कोई DIY निवेश करना चाहता है, हम खुद से निवेश करेंगे, डायरेक्ट निवेश की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, पर फाइनेंशियल प्लानर की मदद कब ली जाए? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक बात होती है कि जब लोगों के पास 25, 30, 50 पोर्टफोलियो में अपनी स्कीम्स हो जाती है म्यूचुअल फंड की, तब वो एक फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेने आते हैं कि अब आप इसको सॉर्ट आउट कर दो, मेरे पास तो बहुत सारी स्कीम्स हो गई, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तब बहुत लेट हो चुका होता है और जो मेन उसका जो क्रक्स होता है इन्वेस्टमेंट का वो ही कहीं खो जाता है। ना तो उसके फाइनेंशियल गोल्स टैग होते हैं, उसी को पता नहीं कि उसने इन्वेस्टमेंट कब किया था, किसके साथ किया था, ना उसके पास NSDL की स्टेटमेंट्स होती हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं होता। तब आई थिंक फाइनेंशियल प्लानर के पास आना मुनासिब नहीं रहता है, लेकिन आना पड़ता है क्योंकि उसको अभी ये जो उलझन है उसमें से वहां बाहर निकलना है। तो सही समय तो फाइनेंशियल प्लानर को तभी होता है मिलना जब आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हो, अपने गोल्स तय करते हो, उसके लिए सही फंड्स आपको कौन से चुनने हैं और वो कौन से फंड्स जो होते हैं जो आपको गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं और कब निकलना है उनसे। और फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूं स्वाति, कि अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप ज्यादा रकम जोड़े, ज्यादा स्कीम्स ना जोड़े। बिल्कुल, और इसी बात के साथ मैं इस शो का समापन भी करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद कल्पेश, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।